नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में आज कई बड़े डेवलपमेंट्स की खबरें आई। मोदी विरोधी मोर्चे को कई झटके लगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी। वो बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। उनके एमएलए को 10-10 करोड़ में खरीदने की कोशिश हुई। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हुई, ऐलान कर दिया और इसकी वजह से राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपनी यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज परिवार समेत अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे और दिल्ली में एक बार फिर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग हो गई है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली चलो की कॉल दी है। 200 किसान संगठनों ने कहा कि कल वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सरकार किसानों से बात कर रही है, लेकिन रोकने की तैयारी भी पूरी है। इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा रही अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने की। अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रहे, सांसद रहे और इस वक्त कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग बॉडी सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे। इसलिए अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़ना बड़ी बात है। वो महाराष्ट्र के बड़े मराठा लीडर हैं। मराठवाड़ा रीजन में उनका जबरदस्त असर है। 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, उस वक्त भी अशोक चव्हाण बड़े मार्जिन से नांदेड़ की सीट जीते थे। अशोक चव्हाण के पिता भारत सरकार होम मिनिस्टर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका परिवार 50 से ज्यादा वर्षों से कांग्रेस के साथ रहा है। इसलिए अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली है। कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी का शरद पवार कैंप भी परेशान है, क्योंकि सवाल सिर्फ अशोक चव्हाण के जाने का नहीं है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो विधायक उनके साथ हैं, क्या वो भी कांग्रेस छोड़ेंगे? कहा जा रहा है कि 12 एमएलए कांग्रेस छोड़ सकते हैं। विधान परिषद के एक मेंबर और नांदेड़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर भी दिया। अब सवाल है कि अगर अशोक चव्हाण बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी में उन्हें क्या मिलेगा? चर्चा यह है कि बीजेपी अशोक चव्हाण को राज्यसभा में भेज सकती है। बात हो चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस सवाल पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, अशोक चव्हाण ने कैसे रिएक्ट किया और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के कौन कौन से नेता बगावत की भाषा बोल रहे हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आज क्या क्या हुआ इसकी चर्चा कर लेते हैं। आज अशोक चव्हाण ने अचानक कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कैसे किया? अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के नेता भी हैरान है, क्योंकि अशोक चव्हाण कल रात 11 बजे तक कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग में थे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे। लेकिन आज अचानक अशोक चव्हाण ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की और असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ दी। इसके कुछ ही मिनट के बाद अशोक चव्हाण ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में बदलाव किया और उसमें से कांग्रेस के नेता के तौर पर अपना परिचय हटा दिया। राहुल गांधी के साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स भी बदल दी। चर्चा यह है कि अशोक चव्हाण बीजेपी जाने को तैयार हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है। सब कुछ तय होने के बाद ही उन्होंने कांग्रेस से रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि अशोक चव्हाण अभी भी यह कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, लेकिन कहां जाएंगे यह भी तय नहीं हुआ है। उनका दावा है कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है। अशोक चव्हाण ने कहा कि उनकी किसी विधायक से भी कोई बात नहीं हुई है। अगर कांग्रेस का कोई विधायक या नेता पार्टी छोड़ता है तो यह उसका अपना फैसला होगा। मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था, वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी
जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। तो हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं। मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं है। कोई भी पार्टी के साथ मैंने ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और मैंने अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट शेयरिंग के बारे में शायद उतनी रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, ये मुझे भी महसूस हो रहा है और इसीलिए निश्चित तौर पर मेरे को अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो देख रहे हैं उनका काम है, पर वो अगर जल्दी तेजी से होता था तो फायदा निश्चित एमबीए को हो सकता था। आज जो फैसला हो चुका था उसमें कोई रिवर्सल की बात तो थी नहीं। अशोक चव्हाण कांग्रेस की पुरानी संस्कृति और पुरानी परंपराओं वाले नेता हैं, इसलिए ये उम्मीद करना तो बेकार है कि वो खुलकर कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ कुछ बोलेंगे। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि उन्होंने कांग्रेस के किसी विधायक, किसी नेता से बात तक नहीं की है। उन्होंने किसी कांग्रेस नेता से पार्टी छोड़ने को नहीं कहा है, लेकिन उनका प्रभाव है। चव्हाण के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के करीबी और नांदेड़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस छोड़ने का भी ऐलान किया। राजूरकर ने कहा, चूंकि अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए अब उनके लिए कांग्रेस में रहने का कोई मतलब नहीं है। अशोक चव्हाण साहेबांचा सच्चा कार्यकर्ता। मैं अशोक चव्हाण का सच्चा समर्थक हूँ। मुझे जैसे ही अशोक चव्हाण के इस्तीफे की खबर मिली तो मैंने भी विधान परिषद की सदस्यता, विधानसभा में पार्टी के ग्रुप लीडर, प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब अशोक चव्हाण से मिलकर आगे का रास्ता तय करूंगा। अब कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर है कि अशोक चव्हाण के करीबी विधायक भी कांग्रेस छोड़ेंगे। इसीलिए जैसे ही अशोक चव्हाण के इस्तीफे की खबर आई तो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग हुई। जिस वक्त अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले रायपुर में थे। नाना पटोले को भी तुरंत दिल्ली तलब किया गया। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की जो मीटिंग हुई उसमें पृथ्वीराज चव्हाण, सीएलपी लीडर बाला साहब थोराट और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान शामिल हुए। कांग्रेस के सारे विधायकों से फोन पर बात की गई, उन्हें मुंबई आने को कहा गया। तय किया गया कि कल कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। इसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अशोक चव्हाण ने किस प्रेशर में पार्टी छोड़ी ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बीजेपी कांग्रेस में ऑपरेशन लोटस चला रही है। चर्चाएं बहुत हो रही थी, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है। उनकी क्या बाध्यता थी, उन पे क्या दबाव था, उनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में खुद ही वो बताएंगे। लेकिन जो भाजपा की रणनीति है, अगर जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो विपक्ष को तोड़ो, विपक्ष के नेताओं को तोड़ो और किसी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करो। एक ज्येष्ठ सहकारी के पार्टी छोड़ने से दुख तो हुआ है, लेकिन हमने आज सुबह सभी कांग्रेस विधायक दल के हमारे साथियों से बात की है, चर्चा चालू। कोई भी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेने वाला। ये सब अफवाहें भाजपा की ओर से फैलाई जा रही है। शिवसेना तोड़ने के बाद, राष्ट्रवादी तोड़ने के बाद अब कांग्रेस तोड़ने की कोशिश हो रही है। अशोक चव्हाण के अपनी पार्टी के सभी नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के किसी कांग्रेस नेता ने अशोक चव्हाण पर सीधा हमला नहीं किया। पृथ्वीराज चव्हाण ने भी सिर्फ इतना कहा कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि जांच एजेंसियों के दबाव में अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में डरने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने चव्हाण को उनकी काबिलियत से ज्यादा दिया,
उनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि नए लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। अफसोस होता है, उदासी होती है, मायूसी होती है, पर यह साफ हो गया है कि जो एक विशेष वॉशिंग मशीन चलता है हमारे देश में, वो बहुत प्रभावशाली है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाता है। वो जाते हैं, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनके योग्यता से भी ऊपर दिया है, पर उनके जाने से दरवाजे खुल जाते हैं और लाखों युवा जो मौका नहीं मिला उनको इन वरिष्ठ नेताओं के कारण, जाने माने नेताओं के कारण, उनको नए मौके मिल जाते हैं। तो उदासी है, पर मैं नहीं समझता हूं इससे हमारे पार्टी पर कोई असर होने वाला है। कांग्रेस के दिल्ली वाले नेता भले ही अशोक चव्हाण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएं, ईडी को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन असली बात मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कही। संजय निरुपम ने लिखा कि अशोक चव्हाण पार्टी के लिए एसेट थे, कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है, कोई उनके जाने के लिए ईडी को जिम्मेदार बता रहा है। ये जल्दबाजी में कही गई बातें हैं। संजय निरुपम ने लिखा, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता की कार्यशैली से परेशान थे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से कई बार बात की। अगर उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत ना आती। संजय निरुपम ने लिखा कि अशोक चव्हाण साधन संपन्न, कुशल संगठक, जमीन पर पकड़ रखने वाले सीरियस नेता हैं। उनके जाने की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। जैसे ही संजय निरुपम ने ट्विटर पर यह बातें लिखी तो उनके भी पार्टी छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन मजे की बात यह कि यह बात सिर्फ संजय निरुपम ने नहीं कही। कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा के सांसद और जाने माने वकील विवेक तन्खा ने भी कहा कि अशोक चव्हाण के ऊपर तो कोई आरोप नहीं था, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई का कोई केस नहीं था, वो किसी के प्रेशर में आने वालों में नहीं है। इसलिए ये तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि अशोक चव्हाण ने पार्टी क्यों छोड़ी। अशोक चौहान साहब कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ हैं। मैं तो, मेरे मित्र, थोड़े बहुत मित्र भी थे और मैं देखता था उनका कांग्रेस में अगर कोई कुछ जो लीडर्स थे महाराष्ट्र में जिनका जन आधार था, उनमें से एक अशोक चौहान साहब थे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग चले जाते हैं तो दुख की बात है पार्टी के लिए। और पार्टी में मंथन होना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसे अच्छे लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं क्यों जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वन पार्ट ऑफ कोर्स इज जो बीजेपी जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से लोगों पे प्रेशर टैक्टिक्स यूज करती है, बट ये जो लोग जा रहे हैं आई डोंट बिलीव कि ये बीजेपी से डरते थे। अशोक चौहान साहब का ऐसा कोई दबाव नहीं था, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केस था जिसपे वो लोग अशोक चौहान साहब पे को डरा सकते थे, ना वो डरते। देयर मे बी अदर रीजंस। अशोक चव्हाण के बीजेपी में जाने की चर्चा को और हवा दी देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आना चाहते हैं। बीजेपी के साथ कई कांग्रेस के नेता लगातार संपर्क में हैं। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए जो जमीन से जुड़े नेता हैं उनका कांग्रेस में दम घुटता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोक चव्हाण जैसे सीनियर लीडर का कांग्रेस छोड़ना जितना हैरान करने वाला है, उससे कहीं अधिक हैरान करने वाला है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन। हर जाने वाले नेता को वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट कह देना, डरपोक करार देना, यह पार्टी के कुछ नेताओं की आदत हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि अशोक चव्हाण अकेले ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी हो। पिछले कुछ सालों में पंजाब में अमरिंदर सिंह, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा, कश्मीर में गुलाम नबी आजाद और आंध्र प्रदेश में किरण कुमार, इन सब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। इनमें से किसी के खिलाफ कोई केस नहीं था। कांग्रेस की प्रेजेंट लीडरशिप को सोचना चाहिए क्या वजह है कि जिन नेताओं को पार्टी ने इतना कुछ दिया, वो एक एक करके पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? क्या ये सब करप्ट हैं, बेईमान हैं, जो ईडी सीबीआई से डरकर भाग रहे हैं, या फिर अपनी ही पार्टी की लीडरशिप से नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या ये नेता अपने और कांग्रेस के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं? महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, तीन नेताओं ने पिछले 3 हफ्ते में कांग्रेस छोड़ी है। ये सब के सब जमीन से जुड़े नेता हैं, खानदानी कांग्रेसी थे। अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे। इसी तरह मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी 48 साल से कांग्रेस में थे, उनका बेटा आज भी कांग्रेस का विधायक है। इन सब लोगों ने दुखी होकर, परेशान होकर कांग्रेस को विदा कहा। कांग्रेस के एक नेता ने आज मुझसे कहा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और फिर धीरे से कहा, ये घर का चिराग कौन है ये सब जानते हैं। घर के इस चिराग को आज एक झटका उत्तर प्रदेश में भी लगा। आज जयंत चौधरी ने कह दिया कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी ने कहा यह फैसला उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में बहुत कम वक्त में लिया है, इसलिए एनडीए में शामिल होने की औपचारिकता भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जयंत चौधरी ने कहा उन्होंने अपने सभी विधायकों से बात की है और पूरी पार्टी इस फैसले में उनके साथ है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने का असर राहुल गांधी की यात्रा पर हुआ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट बदल दिया गया। अब राहुल उन इलाकों में नहीं जाएंगे जहां जयंत चौधरी की पार्टी का असर है। पहले के प्लान के मुताबिक न्याय यात्रा के दौरान राहुल को 10 दिन उत्तर प्रदेश में रहना था, लेकिन अब इसे काटकर सिर्फ 6 दिन कर दिया गया है। रामपुर, संभल, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर को राहुल गांधी के यात्रा के रूट से हटा दिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, इसकी वजह से राहुल गांधी की यात्रा को थोड़ा कट शॉर्ट किया जा सकता है। न्याय यात्रा 16 फरवरी को वाराणसी से यूपी में प्रवेश करेगी। भदोही, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर और झांसी होते हुए 21 फरवरी को मध्य प्रदेश चली जाएगी। जब से राहुल न्याय यात्रा पर निकले हैं,
जहां जहां जाते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है। बंगाल गए, ममता चली गई। झारखंड गए, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, सरकार बदल गई। बिहार गए तो नीतीश साथ छोड़ गए। यूपी पहुंचते उससे पहले जयंत चौधरी बाय बाय कर गए। हालांकि यूपी में जयंत के जाने से कांग्रेस के लिए थोड़ा फायदा भी हो सकता है। जो सीटें अखिलेश आरएलडी को देने वाले थे, जयंत चौधरी की पार्टी को देने वाले थे, हो सकता है उनमें से एक दो सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं। कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि अगर अब यूपी में भी सीटों के बंटवारे में देरी की तो हो सकता है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दें और अकेले चुनाव लड़ें। इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी में सीटों का बंटवारा जल्दी ही किया जाएगा। और अब बिहार की बात। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना बहुमत साबित कर दिया। 243 एमएलए की असेंबली में नीतीश कुमार के पक्ष में 130 वोट पड़े, जो एनडीए के सदस्यों की संख्या से 2 ज्यादा है। यानी विपक्ष के 2 विधायकों ने भी सरकार के पक्ष में वोट डाला। ये आरजेडी और कांग्रेस की दूसरी हार थी। इससे पहले सदन में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भी विपक्ष हार गया। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी 125 वोट पड़े और इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और डिप्टी स्पीकर को सभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए बुला लिया। अब बीजेपी के नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। वो कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले आज विधानसभा में विश्वास मत पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बहस की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने बार बार नीतीश कुमार को ध्यान दिलाया कि वो उन्हें अपना बेटा बताते थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ चले गए हों, लेकिन वो उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तेजस्वी ने कहा सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, इस बार तो आपने बताया भी नहीं कि क्या गलती हो गई, आप क्यों रूठ गए, बिना बताए चले गए। और इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार की तुलना राजा दशरथ से और अपनी तुलना भगवान राम से की। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वो वक्त रहते कैकेयी की पहचान कर ले। मेरे पक्ष में जितने हैं, आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने करूंगा, कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, मैं आपको जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? तेजस्वी को आज भी लगता है कि नीतीश फिर से पलट सकते हैं, फिर से उनके साथ आ सकते हैं। तेजस्वी ने नीतीश से पाला बदलने की वजह पूछी तो उन्होंने भी अपने दिल की बात कह दी। नीतीश कुमार ने कहा उन्होंने
इंडिया अलायंस बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव दोनों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया। इसलिए उनके लिए महागठबंधन में बने रहना मुश्किल हो गया। जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो इसीलिए और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधर साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। चूंकि नीतीश कुमार ने इल्जाम लगाया था कि वो बिहार में जो भी काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देना हो या जातिगत जनगणना कराने का काम हो, सबका पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता लेने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए रिश्तों में खटास पैदा हुई। आज तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा फिर उठाया। तेजस्वी ने कहा उन्होंने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया, तो फिर वो इस बात का क्रेडिट क्यों न ले? क्या अब जो काम होंगे उसका क्रेडिट बीजेपी के नेता नहीं लेंगे? जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। क्या बोले थे कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट, विभाग, आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए, भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा? क्या कहोगे? क्या कहिए? हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की क्रेडिट लेने की बात का करारा जवाब दिया। नीतीश ने कहा 2020 में जब जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी तो शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास ही था। उस वक्त युवाओं को नौकरी देने और टीचर्स की भर्ती का प्लान तैयार हो गया था। जब वो आरजेडी के साथ आए तो लालू ने चालाकी से जबरदस्ती करके शिक्षा मंत्रालय ले लिया और टीचर्स की भर्ती का क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि ये काम तो वो पहले ही कर चुके थे। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया।
नीतीश कुमार ने कहा उनके पास जानकारी थी कि आरजेडी के नेता घोटाले कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। आज भी जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। उन्हें सब मालूम है, वो एक एक घोटाले की जांच करवाएंगे। अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे। नीतीश कुमार जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। असल में कॉन्फिडेंस वोट से पहले आरजेडी की तरफ से जोर शोर से दावा किया जा रहा था कि विधानसभा में खेला होगा। खेला तो हुआ, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल दिया। शिवहर से विधायक चेतन आनंद, मोकामा की एमएलए नीलम देवी और सूर्यगढ़ा से 5 बार के विधायक प्रहलाद यादव ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नीतीश का समर्थन किया, आरजेडी का साथ छोड़ दिया। और बड़ी बात है कि जेडीयू के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही थी कि वो आरजेडी के संपर्क में हैं। जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव के करीबी ठेकेदार सुनील कुमार और जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने बीमा भारती और दिलीप राय को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। नीतीश कुमार इसी तरफ इशारा कर रहे थे। विश्वास मत हासिल करने के बाद जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार सब जानते हैं, उन्हें पता है कब क्या करना है। हमने पहले ही कहा था, जिस दिन हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी के यहाँ बैठक हुई थी, कि हम लोग जो हमारा आंकड़ा है हम उसको पार करेंगे। तो ठीक है, हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, हर तरीके से चीज़ों को करता है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। जो लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार में काम करने के लिए काबिलियत नहीं है, सभी नौजवान लोग एक साथ मिल करके भी जो खेला नहीं कर सके, वो नीतीश कुमार ने 18 साल के अपने काम के बदौलत उस खेला को करने का काम किया। की कोशिश की गई नहीं की गई है, तो माननीय नेता ने तो कहा है कि जांच होगी। तब हम लोगों ने क्या अस्त्र का इस्तेमाल किया? हमारे ही विधायक गायब हो गए, हमने अपने विधायकों को ले आए, क्योंकि आप हमारे विधायक गायब करे तो कुछ विधायक आपके ही नीतीश जी के काम से वापस आ गए हमारे साथ। तो इसमें हमारी तो नीतीश जी का काम करने का तरीका है ना। आज तेजस्वी यादव के पास मौका था नीतीश कुमार और बीजेपी को अच्छी तरह घेरने का, लेकिन मुझे लगा ये मौका उन्होंने गंवा दिया। विश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए तेजस्वी को पर्याप्त मौका मिला, 40 मिनट थे उनके पास, लेकिन शायद उन्हें तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। ऐसे लगा जैसे वो नीतीश कुमार से कह रहे हो, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। भतीजा चाचा को पुकार रहा था और चाचा किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे। नीतीश कुमार बार बार यही बताते रहे कि उन्होंने बिहार में कितना अच्छा काम किया, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि आरजेडी के 3 एमएलए ने पलटी मारी, सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए और बीजेपी के 2 एमएलए पलटी मारते मारते पलट गए। जब उन्हें लगा कि नीतीश की सरकार के पास बहुमत है, तो वो जाते जाते दरवाजे से लौट आए। और दूसरी बात ये, जो लोग अब तक बीजेपी पर करोड़ों रुपए खर्च करके एमएलए को तोड़ने का आरोप लगाते थे, आज उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एमएलए को नीतीश के खिलाफ वोट देने के लिए 10-10 करोड़ का ऑफर दिया। लेकिन सच बात है कि खरीद फरोख्त की इस राजनीति में बिहार का लगातार नुकसान हो रहा है। जोड़ तोड़ की सियासत से बिहार
लगातार पीछे छूटता जा रहा है। अब बात करते हैं पंजाब की। इस वक्त पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ के किसान संगठनों के नेताओं के साथ केंद्र सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं। इस मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा पंजाब सरकार के मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल भी मौजूद हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून जल्द से जल्द लागू करे। किसानों का कहना है कि अगर इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ तो रात में ही दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की सरकार ने भी तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। हरियाणा पंजाब के तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट पर रखा गया है। सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। ड्रोन के जरिए टीयर गैस छोड़ने की तैयारी की गई है और इसकी मॉक ड्रिल भी हुई। मॉक ड्रिल के दौरान हरियाणा के संधू बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर पहुंच गया और तेजी से बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद ड्रोन से टीयर गैस फायर किया गया। पंजाब से जो किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं वो फिलहाल फतेहगढ़ साहब में रुके हैं। इन किसानों का कहना है चूंकि अभी सरकार से बातचीत चल रही है इसलिए वो मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा के तमाम बॉर्डर तक किसानों के काफिले पहले ही पहुंच गए हैं। जैसे ही नेताओं का निर्देश मिलेगा किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखो, मीटिंग चल रही है सरकार के तरफ से। जो केंद्र की 4 मेंबरी टीम आई है उसके साथ आगू साहबान गए हैं, पूरे देश के आगू साहबान पहुंच गए हैं। मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या निकलता है वो बात की बात है। अभी तक तो काफिले पूरी बड़ी संख्या में चारों तरफ से आ रहे हैं और हर एक बॉर्डर पे हजारों ट्रैक्टर और लाखों किसान मजदूर नौजवान जो है पहुंच गए हैं। और पूरे जो हमारा केडर है उसको विनती है भी अपना शांति बना के रखना। सरकार कैसी भी बैरिकेडिंग करे, किसी भी तरह से मतलब उग्र होके वो फैसला ले, वो सरकार है। हमारा तो ये है भी मोदी जी ने जो कानून वापस लिए थे, जो उन्होंने वादा किया थे, उनको इन बिन लागू करवाना है और पूरे देश के लिए वो लागू होना चाहिए। चूंकि किसान पूरी तैयारी के साथ निकले हैं इसलिए दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर बैरिकेड लग गए, कांटों वाले तार लगा दिए गए, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स रख दिए गए और सड़क को बंद कर दिया गया। सड़क पर बड़ी बड़ी कीलें भी लगाई गई हैं। आज सुबह से ही दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर तो मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। कहा जा रहा है कि किसानों के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के अलावा करीब 200 छोटे बड़े किसान संगठन शामिल होंगे। इस दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना आए, लोकल पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस ने एहतियातन ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं और पूरी दिल्ली में दफा 144 भी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी से आने वाले किसी भी ट्रैक्टर को जिसमें प्रदर्शनकारी सवार हों, दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर वैसा ही मंजर है जैसा 4 साल पहले था। जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें सबसे पहले सड़क पर कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं, उसके बाद कांटे वाले तारों की फेंसिंग है, फिर लोहे के बैरिकेड्स को आड़े तिरछे तरीके से रखा गया है ताकि उन्हें गिराया ना जा सके। फिर उसके आगे बड़े बड़े कंटेनर्स को रखा गया है, इनमें मिट्टी भरी हुई है। ऐसी बैरिकेडिंग टीकरी बॉर्डर पर भी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस बार प्रदर्शनकारियों को रोकने का अलग इंतजाम किया गया है। यहां पर फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ सड़क पर कई फीट ऊंची सीमेंटेड दीवार खड़ी कर दी गई है और उसके ऊपर लोहे के रॉड्स लगा दिए गए हैं, जिससे अब इस रास्ते से न कोई गाड़ी गुजर सकती है न कोई पैदल इसे पार कर सकता है। क्योंकि पंजाब से जो किसान संगठन दिल्ली के लिए कूच करेंगे वो हरियाणा से होकर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स की तैनाती दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर की गई है। सिरसा, अंबाला, जींद, फतेहाबाद
और कुरुक्षेत्र जैसे हरियाणा के कई शहरों में दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा हरियाणा से पंजाब को कनेक्ट करने वाले शंभू, डबवाली और खिन्नौरी बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हरियाणा के 15 जिलों में दफा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या मोर्चे पर पाबंदी है। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। रही बात किसानों की, तो उन पर तो मोदी सरकार का पहले से ही फोकस है और अगर कहीं कोई परेशानी भी है तो बातचीत से मसला हल हो जाएगा। मोदी जी ने अब जो अपनी सरकार के फोकस देने के लिए कहा है, गरीब, महिला, युवा और किसान, उसको फोकस एरिया माना है। और वैसे भी बातचीत चल रही है। 3 मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं और ये मसला भी हल हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलावा कर्नाटक से भी किसानों को दिल्ली बुलाए जाने की खबर मिली। कर्नाटक से किसानों का एक ग्रुप ट्रेन के जरिए दिल्ली के लिए निकला था, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए इन लोगों ने अयोध्या के टिकट कटवाए थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो रामलला के दर्शन करने निकले हैं, लेकिन पुलिस को उनके मंसूबों की खबर मिल गई। किसानों के इस ग्रुप को भोपाल में ही ट्रेन से उतार लिया गया। पुलिस ने इन सभी लोगों को रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर बने एक मैरिज हॉल में रखा है, जहां इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की और इन्हें जबरन हिरासत में लिया। इसे लेकर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने भी सवाल उठाए। सिद्धारमैया ने ट्विटर पर लिखा, हुबली से दिल्ली जा रहे किसानों को गिरफ्तार करना निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार तुरंत इन्हें रिहा करे और इन्हें दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने की परमिशन मिलनी चाहिए। उन्हें अरेस्ट करने से किसानों का आंदोलन दबाया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, बीजेपी किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो ये किलें ठोक रही है, ये किसानों के दिलों पर किलें ठोक रही है, उनके सीने पर ये किलें ठोक रही है, जो किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसानों की जो मांग है एमएसपी का गारंटी कानून लाने की, खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एमएसपी का कानून लाया जाएगा, लेकिन अब चुनाव आ गए और किसानों को वादा करके धोखा दिया गया है। किसान आज मजबूरी में एक कदम उठाने को तैयार हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की जगह जिस तरह के दमन चक्र की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसा तो आजादी की लड़ाई के दौरान जब यह देश गुलाम था तब भी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। किसान जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव सामने हैं, सरकार पर प्रेशर बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन सरकार भी समझती है कि किसान संगठनों की मांगें तो एक बहाना है। ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वालों का असली मकसद चुनाव से पहले सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना है। सरकार को यह भी लगता है कि जैसे पिछली बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए उकसाया था, अब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल मिलकर उनको दिल्ली में डेरा डालने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मोदी पर दबाव बनाया जा सके। केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि इस बार पहले जैसी परिस्थितियां पैदा हो, इसलिए 2 लेवल पर काम किया जा रहा है। एक तो किसानों से बात करने के लिए सीनियर मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है और दूसरा बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है। अब किसी भी कीमत पर तंबू गाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसान भी तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर सील हो जाएंगे तो किसान ट्रेन से आने की कोशिश करेंगे और इसके लिए अयोध्या के राम मंदिर का बहाना बनाया जाएगा। मंदिर के नाम पर राम के काम के लिए दिल्ली पहुंचकर अलग अलग जगह छुपने के लिए कहा गया है और फिर जत्थे बनाकर एक साथ बाहर निकलने के लिए कहा गया है। इसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, लेकिन पुलिस सतर्क है। अच्छा तो होगा कि इस समस्या का हल बातचीत के जरिए निकले और टकराव की स्थिति पैदा ना हो।
एक अच्छी खबर आपको बता दूं, कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है और इनमें से 7 लोग आज सुबह भारत लौट आए। दिल्ली में एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद नेवी के रिटायर्ड अफसरों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। असल में इन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी अपने घर वापस जा पाएंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो कभी अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। ये सभी रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर की नेवी को ट्रेनिंग देने वाली एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन जासूसी के इल्जाम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। फिर भारत सरकार के दखल के बाद उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कोशिश जारी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कतर में हाईएस्ट लेवल पर बात की। इसके बाद कतर सरकार 7 भारतीयों को वापस भेजने के लिए तैयार हो गई। आज जब ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सबने एक ही बात कही, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में इंटरव्यू नहीं किया होता, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया होता, तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं थी। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स पर जिस तरह के गंभीर आरोप थे, जिस तरह के सबूतों के आधार पर उन्हें सजाए मौत दी गई थी, उसे देखते हुए उनकी सजा माफ करवाना, उन्हें रिहा करवाकर भारत वापस लाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब मानते हैं, सारे ऑफिसर्स कह रहे थे नरेंद्र मोदी के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता था, और ये बात सच है। मोदी के कतर के अमीर से बनाए गए पर्सनल रिलेशन काम आए, और पिछले कुछ साल में दुनिया में भारत की जो साख बढ़ी है, उसका असर भी इस फैसले पर दिखाई दिया। हमारे फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स आज जिंदा हैं, घर वापस आए हैं। अब मोदी इस दोस्ताना रवैये का शुक्रिया अदा करने खुद कतर जाएंगे। मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में बने बैप्स मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद अगले दिन कतर का दौरा करेंगे, कतर के अमीर से मिलेंगे। इन नेवी अफसरों की रिहाई, उनका घर वापस लौटना उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पिछले कई दिन से इस मसले पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, इस सवाल पर जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट का ऐलान कर दिया। सबसे ज्यादा सीटें 101 सीटें इमरान खान के सपोर्टर्स इंडिपेंडेंस ने जीती हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 75 सीटें मिली। 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जबकि एमक्यूएम को 17 सीटों पर जीत मिली, यानी क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें इमरान खान के सपोर्ट वाले निर्दलियों के पास है, लेकिन आज इमरान खान की तरफ से कहा गया कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। इमरान ने कहा कि सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपीपी, इन दोनों में से किसी एक का सपोर्ट चाहिए होगा, और इनसे समर्थन मांगने से अच्छा है उनकी पार्टी विपक्ष में बैठे। आज इमरान खान की पार्टी के लोगों ने कराची में इलेक्शन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट भी किया। नवाज शरीफ सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से फिर से मुलाकात की। नेशनल असेंबली के लिए 265 सीटों पर चुनाव हुए
और बहुमत के लिए 133 सीटें चाहिए। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टियों को मिला लिया जाए तो भी इनके सांसदों की संख्या 129 होती है, जो मेजॉरिटी से 4 कम है। लेकिन एमक्यूएम समेत कई पार्टियां इनके साथ आ सकती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को फौज का सपोर्ट भी मिला हुआ है। और यह जरूर है कि प्रधानमंत्री के तौर पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी शायद नवाज शरीफ को पसंद न करें, इसलिए शहबाज शरीफ एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। पाकिस्तान में हुए चुनाव में किस तरह गड़बड़ी की गई, इसको लेकर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। पाकिस्तान की PS 129 सीट से चुनाव आयोग ने जमात इस्लामी पार्टी के कैंडिडेट हफीज नईमुर रहमान को विनर डिक्लेयर किया, लेकिन हफीज नईमुर रहमान ने यह कहकर जीत का सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया कि असली जीत तो इमरान की पार्टी के उम्मीदवार की हुई है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 26,000 से ज्यादा वोटों से जीता हुआ दिखाया था, लेकिन हफीज नईमुर रहमान ने कहा जब उन्होंने और उनके सपोर्टर्स ने इंक्वायरी की तो पता लगा कि चुनाव आयोग ने इमरान की पार्टी के कैंडिडेट के 31,000 से ज्यादा वोटों को काउंट ही नहीं किया, इसलिए उन्हें इस तरह बेईमानी से जिताया और बेईमानी से मिली जीत उन्हें कबूल नहीं है। पाकिस्तान में प्री पोल मैनिपुलेशन के बाद अब पोस्ट पोल मैनिपुलेशन की तैयारी चल रही है। जिन्हें जनता का मैंडेट नहीं मिला वो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्हें लाख पाबंदियों और जुल्म के बावजूद जनता ने वोट दिया वो जेल में बंद है। पाकिस्तान पर कमेंट करने वाले एक कमेंटेटर ने अच्छी बात कही, जिस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान वोट की इज्जत बचाने की बात करते थे। अब फिर से कमान नवाज शरीफ के हाथ में आने वाली है तो इमरान खान के सपोर्टर्स वोट की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। मोटी बात यह कि अब पाकिस्तान में जो भी सरकार बनेगी वो कमजोर और इनस्टेबल होगी, और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।